राम राम सारियानु। आज हम राजस्थान के इतिहास का 15वां चैप्टर पढ़ेंगे, जनजातीय आंदोलन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जनजातीय आंदोलन। राजस्थान में जनजातीय आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद और स्थानीय सामंती शक्तियों के संयुक्त वर्चस्व के विरुद्ध उत्पन्न हुई। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजी प्रभुत्व के विस्तार के साथ जनजातीय क्षेत्रों को राजस्व, प्रशासन और कानून व्यवस्था के दायरे में लाने का प्रयास किया गया। मीर, भील और मीणा जैसी जनजातियां, जो पारंपरिक रूप से स्वायत्त, वन आधारित और सामुदायिक जीवन पद्धति में विश्वास रखती थी, इस हस्तक्षेप से सर्वाधिक प्रभावित हुई। जनजातीय असंतोष के मूल कारण अंग्रेजी शासन द्वारा लागू नई कर व्यवस्था ने जनजातियों की निर्वाह आधारित अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया। बेकार को कानूनी संरक्षण मिलने से उनका शोषण संस्थागत रूप से ले गया। वन कानूनों के माध्यम से परंपरागत वनाधिकार समाप्त कर दिए गए, जिससे जीवन यापन के साधन छिन गए। साथ ही स्थानीय ठिकानों और जागीरदारों को प्रशासनिक समर्थन देकर जनजातियों के सामाजिक आर्थिक शोषण को और तीव्र किया गया। इन सभी कारकों के संयुक्त प्रभाव से व्यापक जनजातीय प्रतिरोध उभर कर सामने आया। मेर जनजाति का आंदोलन 1818 से 1947 ईस्वी। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र किसी भी संगठित राजनीतिक सत्ता के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं था। उनका निवास क्षेत्र मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर की सीमाओं में फैला हुआ था, परंतु वे परंपरागत रूप से स्वायत्त जीवन जीते थे। अंग्रेजों द्वारा मेरों को पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास ही आगे चलकर मेर विद्रोह का मूल कारण बना। 1818 से 1821 का मेर विद्रोह। 1818 में अजमेर के अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट एफ वाइल्डर ने मेरवाड़ा के केंद्र झाक तथा अन्य गांवों से समझौता किया, जिसके अंतर्गत मेरों ने लूटपाट न करने की सहमति दी। मार्च 1819 में एक सामान्य घटना को जानबूझकर इस समझौते का उल्लंघन बताकर नसीराबाद से सैनिक भेजकर मेरवाड़ा पर दंडात्मक अभियान चलाया गया, जिसमें राजपूत सरदारों और सैनिकों की सहायता ली गई। मेरों की पराजय के बाद नियमित निगरानी हेतु पुलिस चौकियां स्थापित की गई। अंग्रेजी दमन नीति के प्रतिरोध में 1820 के प्रारंभ में मेरों ने कई स्थानों पर विद्रोह कर पुलिस चौकियां और थाने हटाने का प्रयास किया। नवंबर 1820 में झाक में ब्रिटिश पुलिस के हत्याकांड से स्थिति और गंभीर हो गई। यह विद्रोह अत्यंत व्यापक और उग्र हो गया। अनेक पुलिस चौकियां जला दी गई और सिपाहियों की हत्या हुई। इसे दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की 3 बटालियनों तथा मेवाड़, मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने अभियान चलाया, जो जनवरी 1821 के अंत तक चला और अंततः विद्रोह दबा दिया गया। दमन, नियंत्रण और दीर्घकालीन प्रभाव। 1822 में मेरों से युक्त मेड़वाड़ा बटालियन का गठन ब्यावर मुख्यालय पर किया गया। इसके बाद लंबे समय तक संपूर्ण मेरवाड़ा क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में रहा। 19वीं सदी के अंत तक अंग्रेजों ने कठोर दमनात्मक उपायों से शांति स्थापित की और 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में समाज सुधार गतिविधियां आरंभ की। इस प्रकार अंग्रेज 1947 ईस्वी तक मेर आंदोलनों को नियंत्रित करने में सफल रहे। नेक्स्ट, भील विद्रोह 1818 से 1860 के दशक। भील जनजाति अंग्रेजों के आगमन से पूर्व स्वतंत्र, स्वशासित और परंपरागत जीवन पद्धति के अनुसार जीवन व्यतीत करती थी। 1818 ईस्वी की संधि के पश्चात उदयपुर, मेवाड़ राज्य पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हुआ। इस संधि के परिणाम स्वरूप मेवाड़ राज्य का आंतरिक प्रशासन अंग्रेज अधिकारी जेम्स टोड के नियंत्रण में आ गया। अंग्रेजी प्रशासन के हस्तक्षेप से भीलों की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रभावित होने लगी। भील विद्रोह के मुख्य कारण
प्रशासनिक हस्तक्षेप और अंग्रेजी नीति। जेम्स टोड ने राज्य की आय बढ़ाने और प्रशासनिक नियंत्रण सुदृढ़ करने हेतु कठोर नीतियां लागू की, जिनसे बिलों के परंपरागत प्रशासनिक अधिकार सीमित हुए और अंग्रेजी कानून उनकी परंपराओं के अनुकूल न होने के कारण असंतोष उत्पन्न हुआ। कर व्यवस्था और आर्थिक शोषण। 1818 ईस्वी के बाद बिलों पर नए कर लगाए गए, जिससे उनकी पारंपरिक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई और उन्होंने इस कर व्यवस्था को अपने स्वतंत्र जीवन में सीधा हस्तक्षेप माना। सामंती शोषण और ठिकानों की भूमिका। मेवाड़ क्षेत्र में स्थानीय ठिकानों और जागीरदारों द्वारा बिलों का अत्यधिक शोषण किया गया और प्रशासनिक अधिकार देशी सामंतों को सौंपे जाने से बिलों के परंपरागत अधिकारों का ह्रास हुआ। परंपरागत आर्थिक अधिकारों का हनन। बिल अपने पालों के पास से गुजरने वाले मार्गों की सुरक्षा करते थे, जिसके बदले लिया जाने वाला बुलाई कर उनका मान्य परंपरागत अधिकार था, किंतु जेम्स टोड द्वारा इसकी समाप्ति से उनकी आजीविका का प्रमुख साधन नष्ट हो गया। सैन्य सेवा से निष्कासन और बेरोजगारी। परंपरागत रूप से भील राज्य और स्थानीय ठिकानों की सेनाओं में सैनिक के रूप में नियुक्त होते थे, किंतु अंग्रेजी प्रशासन के प्रभाव से यह परंपरा समाप्त कर दी गई और बड़ी संख्या में भील बेरोजगार हो गए। दमनकारी नीति और मानसिक असंतोष। अंग्रेजों की दमनकारी भील नीति से भील समाज में अविश्वास और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई और ठिकानों द्वारा किया गया निरंतर शोषण विद्रोह को और व्यापक बनाने वाला कारण बना। प्रथम चरण 1818 से 1823 ईस्वी। 1818 ईस्वी में उदयपुर राज्य में भीलों ने अंग्रेजी सत्ता तथा राज्य प्रशासन के विरुद्ध संगठित विद्रोह का आरंभ किया। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण बुलाई कर की समाप्ति था, जिससे भीलों की पारंपरिक आजीविका और अधिकारों को गहरा आघात पहुंचा। 1818 की संधि के बाद मेवाड़ में अंग्रेजों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया, जिससे भीलों में असंतोष तीव्र हो गया और 1818 के अंत तक उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को अस्वीकार करते हुए स्वतंत्रता के लिए किसी भी सीमा तक जाने की घोषणा कर दी। 1820 के बाद भीलों ने अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा हेतु संगठित होकर पुलिस चौकियों को नष्ट किया और शासकीय कर्मचारियों पर आक्रमण किए, जिससे विद्रोह सशस्त्र, संगठित और उग्र रूप में बदल गया। विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने नियमित सेना, स्थानीय शासकों की सहायता और कठोर दमनात्मक नीति का सहारा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप भील जनजाति को भारी जान माल की क्षति उठानी पड़ी। यद्यपि 1820 ईस्वी के आसपास अंग्रेजों को विद्रोह दबाने में सफलता मिल गई, फिर भी संघर्ष 1823 तक चलता रहा और भीलों को नियंत्रित करने हेतु स्थानीय राजाओं तथा सैन्य शक्ति के प्रयोग से असंतोष और अधिक फैल गया। नेक्स्ट, उग्र विद्रोह एवं प्रमुख नेतृत्व। 1825 से 1838 ईस्वी। 1825 ईस्वी में भीलों का विद्रोह पुनः उग्र रूप में प्रकट हुआ। इस बार अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए समझौते की नीति अपनाने का प्रयास किया। जनवरी 1826 ईस्वी में भील सरदार गरास या भील मुखिया दौलत सिंह और गोविंद राम ने अंग्रेजों तथा उदयपुर राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसके समाधान हेतु कर्नल टोड को उदयपुर भेजा गया। इसके बावजूद स्थिति शांत न हो सकी और 1838 ईस्वी तक भीलों के प्रति कठोर दमनकारी नीति अपनाई गई तथा सैन्य अभियानों के माध्यम से उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। अठारह ईस्वी में बांसवाड़ा राज्य में हुए भील उपद्रवों को बांसवाड़ा के महारावल और अंग्रेजी सेना के संयुक्त सहायता से दबाया गया। नियंत्रण के उपाय एवं मेवाड़ भील कोर की स्थापना। भीलों को नियंत्रित करने हेतु अंग्रेजों ने मेवाड़ बटालियन की स्थापना कर निरंतर सैन्य कार्रवाई और भील गांवों पर कड़ी निगरानी रखी। 1841 ईस्वी में गवर्नर जनरल के संकल्प द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले भीलों को कर मुक्ति प्रदान की गई। अंततः मेवाड़ भील कोर 1841 का गठन किया गया, जिसमें अधिकांश सिपाही भील जनजाति से संबंधित थे और इस सैन्य व्यवस्था की देखरेख में भील बहुल क्षेत्रों में शांति स्थापित की गई। नेक्स्ट, भील विद्रोह द्वितीय चरण 1844 से 1881 ईस्वी तक। बांसवाड़ा और मेवाड़ में विद्रोह 1844 से 1856 ईस्वी। अंग्रेजों की सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था के कारण भीलों की पारंपरिक शस्त्र शक्ति कमजोर पड़ने लगी, फिर भी असंतोष बना रहा। 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा राज्य में पुनः विद्रोह भड़का।
जिसमें माही काटा एजेंसी के अंतर्गत पोसीना, गुजरात एवं सिरोही के भील व गरासिया विद्रोही हो गए थे। 1846 के युद्ध में बांसवाड़ा के इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। यद्यपि भीलों ने अपनी स्वाधीनता के लिए कड़ा प्रतिरोध किया, अंततः 1850 के अंत तक इस लहर को दबा दिया गया। इसके बाद 1855 ईस्वी में उदयपुर राज्य के कालीबास में विद्रोह भड़क उठा। आगे चलकर 1 नवंबर 1956 को भील सरदार रूप सिंह के नेतृत्व में भीलों ने मेवाड़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकार जताने हेतु सैन्य गतिविधियां और लूटपाट शुरू की। 1857 की क्रांति और निरंतर संघर्ष। 1860 से 1875। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भीलों ने राष्ट्रीय आंदोलन से अनभिज्ञ रहते हुए भी अपने स्तर पर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिरोध जारी रखा। इसके पश्चात 1861 ईस्वी में उदयपुर के खैरवाड़ा क्षेत्र में उपद्रव उत्पन्न हुआ और 1863 ईस्वी में कोटड़ा क्षेत्र में विद्रोह तीव्र हो गया, जिसे मेजर सॉवर्स ने सैन्य कार्रवाई द्वारा नियंत्रित किया। भीलों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उदयपुर राज्य में स्थायी सैन्य व्यवस्था और निरंतर निगरानी स्थापित की गई। इसके बावजूद 1868 ईस्वी में बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्रों में पुनः अशांति फैलने लगी और 1872 से 75 के दौरान बांसवाड़ा के चिलकारी तथा शेरगढ़ गांवों के भीलों ने छापामार गतिविधियों के माध्यम से क्षेत्र में अस्थिरता बनाए रखी। व्यापक विद्रोह और बामनवाड़ा संघर्ष। 1881 से 1882 ईस्वी। 1881-82 में उदयपुर के भील अंग्रेजों और राज्य के विरुद्ध पुनः उठ खड़े हुए और 18 मार्च 1881 को बामनवाड़ा में एक बड़ा विद्रोह भड़क उठा, जो लंबे समय से संचित असंतोष का परिणाम था। इसे दबाने के लिए 21 से 27 मार्च 1881 के बीच सैन्य आक्रमण किए गए और 28 मार्च को भीषण अभियान चलाकर भीलों को घेरते हुए सैन्य चौकियां स्थापित की गई। इस दमन के कारण अनेक भील परिवार विस्थापित होकर पहाड़ों और जंगलों में शरण लेने को मजबूर हुए। इसके बावजूद भीलों ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर राज्य की सेना का मार्ग अवरुद्ध किया, जिससे हालात इतने गंभीर हो गए कि लेफ्टिनेंट सादरुल्लाह की टुकड़ी को भी पीछे हटना पड़ा। इस संघर्ष के दौरान बामनवाड़ा में भीलों ने एक प्रकार की स्वशासन सेल्फ रूल की स्थिति स्थापित कर ली थी। समझौता और निष्कर्ष। 25 अप्रैल 1881 का समझौता कड़े संघर्ष के बाद भीलों और शासन के बीच एक समझौता हुआ। अस्थायी शांति। समझौते के बाद शांति स्थापित करने के प्रयास किए गए, लेकिन शासन को पूरी सफलता नहीं मिली। अंतिम परिणाम। सैन्य नियंत्रण और समझौतों के बावजूद भील विद्रोह स्थायी रूप से समाप्त नहीं हो सका और उनके भीतर स्वाधीनता की भावना बनी रही। गोविंद गिरी और समाज सुधार आंदोलन। 19वीं सदी के अंत तक भील समस्या का समाधान न होने पर 20वीं सदी के प्रारंभ में डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंद गिरी के नेतृत्व में भगत आंदोलन का उदय हुआ। यह आंदोलन मूलतः समाज सुधार और आत्म जागरण पर केंद्रित था। गोविंद गिरी एक सूरजी भगत ने भीलों में चेतना फैलाने के लिए बेणेश्वर धाम में गिरी संपदा संप सभा 1883 की स्थापना की, जो आगे चलकर भगत आंदोलन का संगठित मंच बनी। वे निर्गुण भक्ति के उपदेशक थे और भीलों को शराब, मांस तथा अन्य नशों से दूर रहने, नैतिक जीवन अपनाने और सामाजिक कुरीतियां छोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भीलों को संगठित करना, उनमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जगाना था, ताकि वे शासकीय सामंती बंधनों से मुक्ति की चेतना विकसित कर सके। इस प्रकार भगत आंदोलन गोविंद गिरी के नेतृत्व में धार्मिक सुधार के माध्यम से सामाजिक जागरण का सशक्त माध्यम बना। आंदोलन का राजनीतिक रूपांतरण। अधिकारों के प्रति जागरूकता। गोविंद गिरी की शिक्षाओं से भील अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए। अब वे केवल गांव के स्वामी बनकर रहने के बजाय शासकों से अपने हक मांगने लगे। संगठन का विस्तार। 1910 में गुजरात और डूंगरपुर के भीलों ने मिलकर संगठन को सुदृढ़ किया। 24 फरवरी 1910 की सभा। भीलों ने सामंती शोषण के विरुद्ध संघर्ष का संकल्प लिया, जो राजनीतिक आंदोलन का प्रारंभिक चरण बना। भीले राज्य की परिकल्पना। गोविंद गिरी का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को दासता से मुक्ति दिलाकर एक भीले राज्य की स्थापना की और प्रेरित करना था। मानगढ़ धाम हत्याकांड। 17 नवंबर 1913 ईस्वी। अक्टूबर 1913 में गोविंद गिरी मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पहुंचे, जहां उनके आह्वान पर बड़ी संख्या में भील राशन पानी के साथ सत्याग्रह के लिए एकत्रित हुए।
भीलों की बढ़ती शक्ति से वंचित उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के शासकों ने अंग्रेजों से सैन्य कार्रवाई की प्रार्थना की। 10 नवंबर 1913 को चेतावनी दी गई और 17 नवंबर 1913 को ब्रिटिश एजेंट रेनिंगटन के आदेश पर अंग्रेजी फौजों ने पहाड़ी को 3 ओर से घेरकर आक्रमण कर दिया। गोलियों की बौछार में हजारों भील मारे गए। सरकारी दस्तावेजों में 100 मृत और 900 बंदी बनाए गए, जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक थी। इसके बाद गोविंदगिरी एवं पुंजिया और उनके अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। आंदोलन का उत्तरार्ध और निष्कर्ष। गोविंदगिरी की गिरफ्तारी से भीलों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ, किंतु उनकी आंदोलनकारी छवि को देखते हुए बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। 1915 के बाद यह निर्णय लिया गया कि वे मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और इडेर राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके पश्चात वे जालोदा, पंचमहल जिला नामक गांव में रहने लगे, जहां भील निरंतर उनके प्रवचनों को सुनने आते रहे। यद्यपि सशस्त्र विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन भीलों के मन से स्वाधीनता और अपने गुरु के प्रति निष्ठा समाप्त नहीं हुई। असहयोग आंदोलन और जनजातीय जागृति। 1921 के असहयोग आंदोलन की राष्ट्रव्यापी लहर से प्रेरित होकर मेवाड़ के भीलों और गरासियों में राजनीतिक व सामाजिक चेतना का प्रचार हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने उदयपुर राज्य के कोलियारी मोतीलाल क्षेत्र से किया। आंदोलन के प्रमुख कारणों में ठिकानों द्वारा लगान में अत्यधिक वृद्धि, बेघर पड़ता और ठिकानेदारों के अत्याचार शामिल थे। मोतीलाल तेजावत ने विशेष रूप से जाडोल क्षेत्र के गरासिया ठिकानों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ किया और आंदोलन के केंद्र में भीलों के भू स्वामित्व से जुड़े प्रश्नों को प्रमुखता से उठाया। नेक्स्ट, एक ही आंदोलन। 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे जनजातियों में राजनीतिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। यह आंदोलन भूमठ क्षेत्र के साथ साथ सिरोही और गुजरात तक फैल गया और कार्य क्षेत्र भूमठ होने के कारण इसे भूमठ का भील आंदोलन भी कहा गया। तेजावत भीलों के बीच समाज सुधारक और लोकनायक के रूप में उभरे तथा उन्होंने आदिवासियों को संगठित कर एकता का मंत्र दिया। जुलाई 1921 में उन्होंने एक औपचारिक असहयोग आंदोलन आरंभ किया, जिससे सत्ता प्रतिष्ठान चिंतित हो गए। विजय सिंह पथिक और गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर तेजावत ने इस आंदोलन को जन संघर्ष का रूप दिया। उनके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए 19 अगस्त 1921 को उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिससे भीलों में और अधिक रोष फैल गया। दिसंबर 1921 तक उदयपुर राज्य में स्थिति अत्यंत विस्फोटक हो गई और ब्रिटिश अधिकारियों ने जागीरदारों को अपने ठिकानों के भीतर रहने की सलाह दी, क्योंकि राज्य और आदिवासियों के बीच का पारंपरिक विश्वास पूरी तरह टूट चुका था। नेक्स्ट, सिरोही में आंदोलन और समानांतर सरकार। 1922 जनवरी 1922 में मोतीलाल तेजावत ने सिरोही राज्य में प्रवेश किया, जो आंदोलन का दूसरा प्रमुख केंद्र बन गया। सिरोही में उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक प्रकार की समानांतर सरकार चलाने की घोषणा कर दी और कहा कि उनके अनुयायियों का शासन प्रभावी है। रोहिडा सहित अन्य क्षेत्रों में समाज सुधार के साथ साथ करों के विरुद्ध आर्थिक संघर्ष भी तीव्र हो गया, जिससे आंदोलन का स्वरूप और व्यापक हो गया। दमन चक्र और सैन्य कार्यवाही। अप्रैल मई 1922। 11 फरवरी 1922 को तेजावत ने आंदोलन को स्थगित करने का प्रयास किया, किंतु राज्य ने दमनकारी नीति जारी रखी। इसके अंतर्गत 12 अप्रैल 1922 को रोहिडा गांव पर भारी सेना ने आक्रमण कर अनेक गरासियों की हत्या कर दी। 14 अप्रैल 1922 को नानाराम गांव में सेना की गोलीबारी से 11 आदिवासी मारे गए, जबकि 6 मई 1922 को दिलवाड़ा गांव पर पुनः सैन्य हमला कर आंदोलनकारियों को कुचल दिया गया। सैन्य आतंक से त्रस्त होकर आदिवासी सिरोही छोड़कर मेवाड़ की ओर भागने लगे, जहां 11-12 मई 1922 को उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। निष्कर्ष, आंदोलन का स्वरूप। अधिकारियों का मानना था कि यह आंदोलन न केवल राजनीतिक था, बल्कि इसमें धार्मिक एकजुटता का भी पुट था। दमन द्वारा शांति। ब्रिटिश और राज्य अधिकारियों ने भारी सैन्य बल और कड़े दमन के माध्यम से इस जागृति को दबा दिया। हालांकि आदिवासियों के मन में शोषण के विरुद्ध बीज बोए जा चुके थे। नेक्स्ट, मोतीलाल तेजावत का उत्तरार्ध संघर्ष। 1923 से 1947 ईस्वी। 1923 की शुरुआत में मोतीलाल तेजावत ने आंदोलन को पुनः सक्रिय करने का प्रयास किया, किंतु सिरोही से निर्वासित
किंतु सिरोही से निर्वासन के कारण वे राज्य में प्रवेश नहीं कर सके। इसके बावजूद 1927 में उन्होंने सिरोही के आदिवासियों से पुनः संपर्क स्थापित किया, जिससे क्षेत्र में नई चेतना उत्पन्न हुई। 1921 से 1929 के बीच उदयपुर और सिरोही के भील व गरासिया तेजावत के नेतृत्व में संगठित रहे और असंतोष की लहर बनी रही। 1924 के बाद तेजावत को भगोड़ा घोषित कर दिया गया तथा उदयपुर, सिरोही और ईडर राज्यों ने उनकी गिरफ्तारी पर पुरस्कार घोषित किया। 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ बहम नामक गांव से तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। राज्य उन्हें पकड़ने में असफल रहे और आदिवासी आंदोलन सक्रिय बना रहा। 1936 तक उनके पास कोई निश्चित ठिकाना नहीं था, बावजूद इसके उनका प्रभाव कायम रहा। 1945 में उन्हें दंडित किया गया क्योंकि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने का प्रयास किया। अंततः 1947 में स्वतंत्रता के समय उन्हें रिहा कर दिया गया। मीणा विद्रोह। मीणा तथा अन्य आदिवासियों में यह धारणा प्रबल थी कि ब्रिटिश शासन जीवन रक्षक नहीं बल्कि उनके अस्तित्व को नष्ट करने वाला है। इसलिए मीणा और भीलों का संघर्ष केवल अंग्रेजों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि उन देशी रियासतों के खिलाफ भी था जो ब्रिटिश नीतियों को लागू कर रही थी। इसी पृष्ठभूमि में 1851 ईस्वी में बांसवाड़ा क्षेत्र में तेजावत की प्रेरणा से उदयपुर राज्य के विरुद्ध विद्रोह हुआ और भीलों ने अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया। हाकिम मेहता और प्रशासनिक हस्तक्षेप। ब्रिटिश नीतियों को लागू करने के लिए उदयपुर महाराणा ने हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह को सुजानगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया। उनका उद्देश्य मारवाड़ उदयपुर के बीच शांति स्थापित करना, सामंती ठिकानों को नियंत्रित करना और राजस्व व्यवस्था में सुधार करना था। इसके लिए उन्होंने भील, मीणा, जाट, गुजर और राजपूत जातियों को संगठित कर शांति बनाए रखने का प्रयास किया। सैन्य अभियान और दमन। 1854 से 1855 ईस्वी। इसके लिए उन्होंने भील, मीणा, जाट, गुजर और राजपूत जातियों को संगठित कर शांति बनाए रखने का प्रयास किया। सैन्य अभियान और दमन। 1854-1855 ईस्वी। मीणा बहुल खोलो, खुर्द और बांध खुर्द गांवों में शांति भंग और लूट की घटनाओं के कारण सैन्य कार्रवाई की गई। दिसंबर 1854 में एजेंट जनरल तथा मेवाड़ और नीमच के पॉलिटिकल एजेंटों ने मीणा क्षेत्रों पर संयुक्त सैन्य अभियानों की योजना बनाई। जयपुर, बूंदी और टोंक के सहयोग से लगभग 5000 सैनिक उदयपुर सीमा में प्रवेश कर गए, किंतु प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण यह प्रयास असफल रहा। अंततः जनवरी 1855 में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर की संयुक्त सेनाओं ने निर्णायक अभियान चलाकर विद्रोह दबा दिया और निगरानी हेतु अनेक पुलिस चौकियां स्थापित की गई। मीणा बटालियन का गठन। विद्रोहियों को नियंत्रित करने के लिए 1855 ईस्वी में केंद्रीय भारतीय सेना का गठन किया गया। यही बल आगे चलकर 1857 से 1860 के बीच 42वीं देवली रेजिमेंट अथवा मीणा बटालियन के नाम से जाना जाता है। 1921 में इसका पुनर्गठन कर इससे 42वीं देवली और 43वीं एरनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया। इस सैन्य व्यवस्था का प्रमुख केंद्र देवली था, जिसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में मीणा शक्ति को नियंत्रित करना था। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर यू ऑल।